बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन जो है वो बड़ी अहमियत का हमल है और आज कौमी सलामती कमेटी जो कि अमेरिका की है उसका इजलास हुआ, जिसमें बड़े अहम फैसले किए जा रहे हैं। ये फैसले क्या हो सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ईरान पर दोबारा हमले करने के हवाले से भी कोई फ़ैसला हो सकता है। दोबारा ईरान की जंग छिड़ सकती है क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हो रहा, मुआहदा नहीं हो रहा, डेडलॉक की सूरत हाल पाई जा रही है। दोनों तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट है और एतमाद नहीं हो रहा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान जंग जो है वो शायद दोबारा भी शुरू हो सकती है। लेकिन जो दौरा चीन है उस हवाले से ख़बरें ये आ रही हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो दौरा चीन से पहले भी कोई अहम ऐलान कर सकते हैं। ये ऐलान क्या होगा? ये ऐलान ईरान से मुतल्लिक होगा, चीन से मुतल्लिक होगा, या खित्ते की सूरत हाल से मुतल्लिक होगा? इसका फ़ैसला अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट का कोई ना कोई बयान जो है वो सामने आ जाएगा। 13 से 15 मई का ये दौरा है, दौरा चीन, जिसमें इंतहाई अहम फ़ैसले किए जाने हैं। खित्ते की सूरत हाल है, पाक अमेरिका ईरान जंग है, और ये सारी सूरत हाल जो है वो दौरा चीन पे डिस्कस होने जा रही है। बड़ी अहम ख़बरें हैं, इस पर बात करने जा रहे हैं हम। और हम बात करेंगे कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान में बड़ा अहम सालिस है, लेकिन क्या वजह है कि जो है वो इस बिलवास्ता मुज़ाकरात में कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही? अमेरिका जो है वो इत्मीनान नहीं कर रहा ईरान पे, या ईरान जो है वो अपनी बात पे डटा हुआ है? ये सारी सूरत हाल होगी। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से, अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी है और खैबर पख्तूनख्वा में जो है दहशत गर्दी की वारदातों में इजाफा हो चुका है। इस पर बात करेंगे कि सूबाई हुकूमत जो है वो कहाँ पे है, सूबाई हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, इस पर भी बात होगी। मैं ज्वाइन किया है साबिक़ सफ़ीर इयाज़ वज़ीर साहब ने। आप माहिर हैं अफ़गान अमूर के भी और पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर भी हैं, उनसे बात करेंगे। इयाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से साजिद तारड़ साहब ने। आप अमरीकी सियासतदान हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, बड़े करीबी हल्कियों में से तारड़ साहब का नाम आता है। उनके पास अंदर की खबर होती है, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या होने वाला है। या साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं सर। पहले कि मुझे बताइएगा कि जैसा कि मैंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है अमेरिका की, वो भी आज हुआ है और इसमें कुछ अहम फैसले भी होने हैं। बड़ा अहम दौरा है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। क्या समझते हैं सर, ये एक टर्निंग पॉइंट होगा जो खित्ते की सूरत हाल है, इससे कोई अमेरिका ईरान जंग पर असर पड़ सकता है, या जो डेडलॉक है या जो एग्रीमेंट होने वाला है उस पर कोई असर होगा? देखिए, ये जाहिर बात है बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है प्रेसिडेंट ट्रंप का चीन को। प्रेसिडेंट शी से मुलाकात होगी, 2 दिन वहाँ रहेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी इतना वक्त रह गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ड्रास्टिक एक्शन ले ले, क्योंकि 13 तारीख से तो दौरा शुरू होना है, वो रवाना हो जाएंगे अमेरिका से। तो जो सिचुएशन है, मेरी असेसमेंट तो ये है कि ये इसी तरह रहेगी, अनलेस उसने कोई पॉजिटिव बयान देना हो, तो वो अलग बात है जिसका अच्छा असर उसके विजिट पे पड़ेगा। लेकिन इसको ख़राब नहीं करेंगे ताकि वो चीन के साथ जो सिचुएशन है उसी के अंदर बैठ के बात करे। अक्सर जो एनालिस्ट है, जो सीरियस लोग हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे जी में, जी। उन सब की राय ये है कि वो प्रेसिडेंट शी के साथ, जाहिर बात है मेन मकसद तो चीन और अमेरिका का तिजारत का जो सिलसिला है वही है, उसी के ऊपर फोकस होगा। या ताइवान का जो इशू है उसके बारे में सीरियस डिस्कशन होगी। लेकिन ईरान के साथ जंग भी शायद इसलिए दरमियान में आ जाए कि हॉर्मुज़ से चीन की तेल की सप्लाई 70% है। अगर वो बंद हो तो चीन को ज़्यादा जाहिर बात है तकलीफ होगी। तो हॉर्मुज़ उसमें आ जाएगा दरमियान में, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी शायद प्रेसिडेंट शी से ये रिक्वेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन शायद उसके थ्रू कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि इस जंग से वो शिकस्त खुर्दा की सूरत में न निकले, बल्कि ऐसे लगे कि गोया उसने कुछ खोया नहीं है। अगर पाया नहीं है
तो खोया भी कुछ नहीं है। तो हालांकि फेस सारी सेविंग दुनिया के अब लिए कुछ कहती है, किया जा रहा है, फेस सेविंग होगी सर। फेस सेविंग के लिए, हालांकि सारी दुनिया अब कहती है कि जंग तो ऑलरेडी ईरान जीत चुका है, मॉरल डिफीट तो अमेरिका को हो गया है, लेकिन बहरहाल उससे बचने के लिए मेरा ख्याल है इस विजिट को इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तरर साहब, आप खुद मौजूद हैं अमेरिका में और आप ट्रंप इंतजामिया के करीब भी हैं। थोड़ा सा बताइएगा सर कि ये जो दौरा चीन है अमेरिकी प्रेसिडेंट का, कितना अहम है, चूँकि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है इस खित्ते में आ रहे हैं और इस खित्ते में पहले ही ऑलरेडी वो हालत जंग में रह चुके हैं। अब सीज़ फायर है और जंग नहीं है, लेकिन जंग में वो शामिल रहे हैं, जंग होती रही है। तो क्या असर पड़ सकता है सर इस अमेरिका ईरान जंग पर भी? और जैसे ये कहा जा रहा है कि शायद जो एग्रीमेंट हो उसमें कोई चीन जो है अपना किरदार अदा करे और कोई जामिन के तौर पे जो है वो सामने आए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपके इस बात से। देखें, आज की जो जंग है एसाब की जंग बन चुकी है पूरी दुनिया के लिए। 74 डेज हो चुके हैं। आज अमेरिकन जरीदे लिख रहे हैं कि 25 बिलियन नहीं बल्कि 29 बिलियन डॉलर्स अमेरिका हैज बर्न, इसमें इस जंग के अंदर जो है वो ठोका जा चुका है। तेहरान, आज मैं 2-4 खबरें बताना चाहूंगा। तेहरान की स्टेटमेंट है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। हम दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस मीटिंग से पहले कहा है कि सीज फायर इज ऑन द लाइफ सपोर्ट। उसके बाद कतर ने इसमें अंदर उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है। और जो सबसे बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि जो पहले माजी में नहीं होती, बूमर जो कि एक स्टेल्थ सबमरीन है, वो जब्राल्टर के पास पहुंची है और उसकी लोकेशन को डिस्क्लोज किया गया है टू क्रिएट द प्रेशर। और चौथी बात इसमें यह है कि बीबी नेतन्याहू ने जो एक उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है उसने पाकिस्तान पे ऊपर इल्जाम लगा दिया। ये मुख्तलिफ किस्म के डार्ट्स इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर आज के जरीदे जो लिख रहे हैं। अब इसमें अर्ज करना चाहूंगा कि ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का पिछला दौरा 2017 में हुआ था और उस वक्त कोई भी जंग नहीं जारी थी। उसके बाद जो कुछ हुआ है वो आप देख रहे हैं। 4 साल जो बाइडन के थे, दुनिया ने खुल के अय्याशी की उसमें। रशिया, चाइना, इंडिया, इजराइल ने खुल के रशिया से तेल भी लेते थे, वॉशिंगटन डीसी में आके भंगड़े भी डालते थे आपके पड़ोसी मोदी साहब। लेकिन उन सारी चीजों को बैलेंस करना, 12 साल की जो एक वीक फॉरेन पॉलिसी को 4 साल में सॉल्व करना, ये प्रेशर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर है। उन्होंने अपना मैंडेट डिलीवर करना है। यहां इस दौरे के हवाले से बात करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मैं पिछले 3 इलेक्शंस में ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता रहा हूं। तो हर स्पीच के अंदर ट्रंप साहब ये कहते थे कि अगर मैं सदर होता तो चाइना रशिया अलायंस ना होता। और आज इस दौरे में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा कि किसी तरीके से चाइना के साथ उनके गुड बुक्स में जाया जाए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, 500 बोइंग त्यारे 737 मैक्स जो है उनके बारे में बात होगी। सोयाबीन के बारे में बात होगी। अमेरिका से बीफ, सी फूड और दूसरी चीजें, कोयला और गैस, इसके बारे में भी बात होगी। लेकिन यहां पे ईरान के बारे में भी बात होगी। मैं स्पेकुलेट करता रहा हूं, मैं हफ्ते में 1 दिन वॉशिंगटन डीसी में स्पेंड करता हूं। मैं स्पेकुलेट करता रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप या जाती दफा रुकेंगे पाकिस्तान या वापसी पे रुकेंगे। अब उस पर मैं क्यों कहता रहा हूं, उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि ईरान का मैटर डिस्कस किया जाए चाइना के साथ। और अबनाए हरमूज, और उसका इजहार भी वो कर चुके हैं। अबनाए हरमूज को खोलने के लिए चाइना इस वक्त सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस रखता है ईरान के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि ऑब्जेक्टिव 3 होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के। ट्रेड डिस्कस किया जाएगा, फॉरेन पॉलिसी डिस्कस की जाएगी और कोशिश की जाए कि ईरान और चाइना और रशिया को के बैलेंस को, उनके रवाबत को थोड़ा उसको चेंज करने की कोशिश की जाए। अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जाएंगे और उसमें बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो देखें कि पाकिस्तान ने 1 साल के अंदर अंदर किस तरीके से मिलिट्री डिप्लोमेसी को लेकर आगे जा रहे हैं। और उस मिलिट्री डिप्लोमेसी में भी अमेरिका की सपोर्ट हासिल है और मजीद हासिल होगी मजीद इन द फ्यूचर। ठीक है सज्जद साहब, बल्कि अपनी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पहले ही उन्होंने हर साल जो एक रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक
जिस तरह हमारे सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कहा था, फ्रॉम ग्रीनलैंड टू गयाना, मानरो डॉक्ट्रिन के ऊपर तवज्जो देंगे। ये भी खुल के सामने आ चुका है। तो मेरे ख्याल में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड फॉर यूएस। बिल्कुल तरर साहब, इसीलिए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को अपना फेवरेट सिपह सलार भी कहते हैं। या साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे फिर आपसे मैं बात करूंगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। याद साहब फरमाइएगा सर कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। पहले कहा जा रहा था कि वन पेपर एग्रीमेंट जो है वो तैयार है और किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन फिर अब जो है जो खबरें आ रही हैं, जो बयानात आ रहे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट के और जो ईरान के बयानात आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि जो एक एग्रीमेंट के करीब आए थे दोनों मुल्क, वो अब फिर दूर हो गए हैं। तो आपको लगता है सर कि ये एग्रीमेंट नियर फ्यूचर में हो सकता है सर? जी बिल्कुल हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सिर्फ फर्क ये है कि दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। खासकर ईरान का अमेरिका के ऊपर एतमाद इसलिए भी ज़्यादा उठ गया है कि पिछले 2 मरतबा जब बातचीत कर रहे थे तो उनके साथ उसी दौरान फिर उनके ऊपर हमला भी हुआ। हालांकि यूरेनियम वाला जो मसला था वो पहले प्रेसिडेंट क्या नाम है, ओबामा ने एग्रीमेंट भी किया था, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको फारग कर लिया एग्रीमेंट को। लेकिन फिर भी बातचीत शुरू हुई थी ओमान में भी, जेनेवा में भी, उसके ऊपर भी जंग आ गया, इनके ऊपर हमला कर लिया। तो ईरान का वो सख्त ज्यादा ही बल्कि वो स्टांस है कि अगर हमने एग्रीमेंट करना है तो सबसे पहले इस बात पे हम राजी हो कि आइंदा के लिए जंग नहीं होगी, जंग बंद, कोई जंग नहीं होगी। बाकी जो चीजें हैं वो हम बातचीत के जरिए हल करेंगे। ठीक है। और अमेरिका चाहता है, मेरा ख्याल है, मेरा दोस्त जो अमेरिका में बैठा है वो बेहतर इस पर कमेंट करेंगे। मेरा ख्याल है अमेरिका का इंटरेस्ट ज़्यादातर ये है कि ईरान एटम बम की तरफ मज़ीद आगे न बढ़े। जो यूरेनियम उन्होंने कोई आई डोंट नो कितने किलो उसने जो ऑलरेडी प्रोसेस किए हैं, जी जी, उसको भी या अमेरिका के हवाले कर ले या ज़ाया कर ले या आई डोंट नो किसी और मुल्क के हवाले कर ले, ताकि ईरान इस पोजीशन में न हो कि एटम बम बनाए। उससे अमेरिका को सख्त तशवीश है। तो मैं समझता हूँ ये 2 बातें हैं जो उनको आपस में एग्रीमेंट के करीब आने नहीं देते। ईरान चाहता है कि न्यूक्लियर वाला जो एसिड्स है या यूरेनियम वाला किस्सा है इसको बाद में कर ले, पहले एग्रीमेंट नो वार पे कर ले। लेकिन सर आपको लगता नहीं है सर, आपको लगता नहीं है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो नो पीस नो वार की में रहना चाहते हैं कि गुबू की सूरत रहे और ऐसे ही चलता रहे? ना, वो तो वो शायद कोशिश उसकी यही है, लेकिन अभी जो उन्होंने लास्ट बयान दिया था कि सीज फायर बिल्कुल आखिरी हिचकियाँ ले रहा है, तो गोया एक काइंड ऑफ इंडिकेशन कि शायद उसके ऊपर हमला भी हो सकता है अगर ईरान न माने। तो ये एक दूसरे के नर्व्स का टेस्ट है। ये इतने अरसे एक दूसरे के ऊपर हमले भी किए, एक दूसरे को तकलीफ नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन उसके बाद फिर सीज फायर हुआ, फिर होर्मज़ और क्या नाम है नेवल ब्लॉकेड, ये चीज़ें दरमियान में आ गई, तो वो मिसट्रस्ट मजीद बढ़ गया। तो मेरा ख्याल है कि अगर न्यूट्रल हो के असेसमेंट की जाए तो जाहिर बात है जब तक इस बात पे एग्रीमेंट ना हो या किसी तरह गारंटी चीन से या रूस से या किसी भी बड़ी ताकत या सिक्योरिटी काउंसिल यूएन की वो गारंटी दे दे कि ये अमन रहेगा, आइंदा जंग नहीं होगी, ये बाकी चीज़ें आप लोग बातचीत के जरिए हल कर ले, तो मेरा ख्याल है तब गाड़ी आगे जाएगी। लेकिन देखिए अब चीन में क्या एग्रीमेंट होता है, प्रेसिडेंट शी क्या कहता है, वो कितना इन्फ्लुएंस ईरान पे डाल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वी हैव टू वेट फॉर इट अनटिल ये विजिट क्लियरिटी आ जाए। तब तक मेरा ख्याल है कोई हतमी राय कायम करना मेरा ख्याल है सही नहीं होगा। ठीक है तारड़ साहब, अभी आप क्या समझते हैं कि जैसे बार बार अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो उन तजावीज़ को, नुकात को जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं,
तो चाहते क्या हैं? डेडलॉक कहाँ पे है? आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपकी क्या राय है कि जो है वो ईरान की तरफ से क्या होना चाहिए, या अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो क्या चाहते हैं? कोई नुक्ता आपकी इल्म में है कि डेडलॉक जो है वो कहाँ पाया जा रहा है? देखिए, मैं हिज एक्सीलेंसी मिस्टर एम्बेसडर साहब से बिल्कुल एग्री करूंगा। सबसे ज्यादा जिस पे फोकस है आज भी, बल्कि स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि 100% नो यूरेनियम एनरिचमेंट, कोई भी किसी किस्म का भी एनरिचमेंट नहीं होगी। पिछले दिनों में देखा गया है कि अमेरिका 20 साल पीरियड चाहता था और 12 या 15 सालों पे एग्रीमेंट के करीब पहुंचा जा चुका है। इस पे ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है। दूसरा, इस वक्त जो चीजें सामने नजर आ रही हैं, 1000 पाउंड जो इनरिचमेंट है, बल्कि रशिया ने उस पर ऑफर किया था कि वो यार रेडी टू, हम वो उसको ले सकते हैं ईरान से। और दूसरी तरफ से सबसे बड़ी रुकावट ये है, दूसरा एक ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल, जो ईरान बार बार कह रहा है कि इस खित्ते से अमेरिका अपनी बेसिस बंद करके निकले, वो एक सबसे ज्यादा फैक्टर है जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल टू रीच दैट ऑब्जेक्टिव। लेकिन मैं बड़ा होपफुल हूं, आज भी होपफुल हूं कि चाइना इसके अंदर रोल अदा करेगा। ईरान चाहता है कि चाइना इस चीज की गारंटी दे अपनी ट्रेड के हवाले से। चाइना ऑफ कोर्स इज अ बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड ट्रेड के हवाले से। तो जो काफी लेन देन होगा इस वक्त, अगर देखा जाए तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि बोइंग के 500 तैयारे खरीदे जाएं, दूसरी साइड पे चाइना ये चाहता है कि रेयर अर्थ मिनरल के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएं और उन्हें टैरिफ में जो है वो ब्रेक दी जाए। तो मेरे ख्याल में मैं बड़ा होपफुल हूं कि वापसी पर देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि इस ट्रिप को वाइंड अप करने, वापसी पे इस्लामाबाद अकॉर्ड, इस्लामाबाद रुके और इस्लामाबाद अकॉर्ड को साइन करें। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। और दूसरा, आपको पता है मिड टर्म इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं नवंबर में। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी को चाहिए कि वो किसी चीज को ग्लोरीफाई करे, किसी तरीके से अमेरिकन अवाम को बताए कि हम वहां क्यों गए। एक बहुत बड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है अमेरिका के अंदर कि ये जंग इजराइल की थी या जंग अमेरिका की थी। हमें ईरान डायरेक्ट थ्रेट नहीं था अमेरिकन मेनलैंड को, तो हम वहां जाके हमने $29 बिलियन क्यों जलाए जाके। तो ये कन्विंस करने के लिए एक बहुत बड़ा वाव फैक्टर चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप सब जहाज से उतरे, एक धुआंधार स्पीच दें और जो मुसलसल कहते हैं कि हमने ये जंग आपके बच्चों और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए हमने ये जंग शुरू की, उनको सेव करने के लिए, तो उसको ग्लोरीफाई किया जा सके, इलेक्शन में मदद आए और उसके बाद गैस प्राइसेस नीचे आए, इन्फ्लेशन कम हो। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में, जिस तरह मैं देख रहा हूं वॉशिंगटन डीसी में रिपब्लिकन हल्के ये चाहते हैं कि इसका सलूशन इस तरीके से निकले और इसको ग्लोरीफाई तरीके से एक विक्टोरियस एक पिक्चर ड्रा की जाए। तो मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब देखा है मैंने कि अब और दूसरा मैं देख रहा हूं कि अब बड़ी जंग के खतरात नहीं है, हो सकता है। और जिस तरह पहले मैं अर्ज करना चाहूंगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, जंग बंदी हो जाएगी लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ईरान का। और वो देखा है आपने, माजी के अंदर भी ऐसे ही होता है। इराक और लिबिया की और अफगानिस्तान की देख लें आप, सूरत हाल तीनों आपके सामने है कि वहां से क्या क्या ऑब्जेक्टिव हासिल हुए। और मेरा ख्याल एक और भी है कि हमारा अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो चाहता भी यही है कि कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे ताकि असला बिकता रहे। तो मैं ये समझता हूं कि इसका क्लोजर इस तरह ही होगा। सही है। अपना याद साहब, तारड़ साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया सर, और बड़ी अहम जो है उस पर इशारा किया है कि वापसी पे शायद जो है वो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस्लामाबाद आ सकते हैं। आपको सर क्या लगता है कि वाकई ऐसा हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2 सर, ये जो तारड़ साहब की मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि जो उन्होंने ऐलान किया है कि ये जंग जो है वो अमेरिका और अमेरिकी अवाम के लिए है, उनके बच्चों के लिए है, लेकिन ये जंग फैसला नहीं हो पा रहा कि ये जंग है किसकी, अमेरिका की है या इजराइल की है सर? देखिए, इसमें तो मेरा ख्याल है कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ट्रंप साहब यहाँ रुक जाए जाते हुए चीन को या वापसी चीन पे। लेकिन मेरा ख्याल है अगर रुकना है तो वो फिर चीन से वापसी पे रुकेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली ईरान के वजीर खारजा ने यहाँ का भी दौरा किया था, रूस का भी दौरा किया था, फिर चीन का भी दौरा किया था। तो उनकी जो असेसमेंट होगी, जाहिर बात है प्रेसिडेंट शी से भी वो मिले थे,
तो उनके साथ अपने कंसर्न या अपने जो जिस तरीके से वो हल करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें तो जाहिर बात है उनको दी होगी हाथ में। उसको भी उस वक्त भी पता था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब आएंगे, मुलाकात करेंगे। तो प्रेसिडेंट शी आई थिंक वुड बी वेरी वेल इक्विप्ड with addressing President Trump concerns with regard to Iran। जी तो अगर मेरा ख्याल है अगर उसने कोई यहाँ ऐलान करना भी है तो वापसी पे कर ले। और अच्छी बात इस्लामाबाद इसलिए होगी कि वो हमारे लीडरों पे उसने अपनी जो एतमाद है वो कई मरतबा पब्लिकली कह चुका है। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और प्राइम मिनिस्टर के जी बारे जी में कि वो उसके पसंदीदा अशखास हैं और ये दोनों इस मामले में सीरियसली इन्वॉल्व भी है। तो इस्लामाबाद वुड बी ए राइट पर्सन फॉर हिम टू मेक ए बिग स्टेटमेंट इफ ही वांट्स टू। और छोटी सी विजिट का मिसाल हमारे पास पहले भी अमेरिकन से दूर का है। अगर याद हो, मुझे डेट तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट क्लिंटन हिंदुस्तान आए थे, 5 दिन वहाँ रहे और पाकिस्तान आए चंद घंटों के लिए मुशर्रफ के ज़माने में। जी तो चंद घंटों के लिए आए, कोई तस्वीर प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ नहीं आई, लेकिन पाकिस्तानी कौम को टेलीविज़न पे एड्रेस करके वो वापस चले गए, उड़ गए पाकिस्तान से। तो इसी तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प भी आके यहाँ से बड़ा ऐलान कर सकता है। दूसरी बात, आपने सवाल का दूसरा पोर्शन था कि ये जंग प्रेसिडेंट ट्रम्प कहता है अमेरिकनों को कि मैं अमेरिकन बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। वो तो शायद पब्लिक स्टेटमेंट या पब्लिक को मुतमईन कर या उन लोगों को जिन्होंने इनको वोट दिया इस जगह पे पहुंचाया उसकी तसल्ली के लिए ये बात कहे तो अलग बात है। वरना सारी दुनिया जानती है कि जंग तो इसराइल का था, इसराइल ने शुरू किया और ये इसराइल के इंटरेस्ट में है। वरना ईरान से अमेरिका को न कोई नुकसान या कोई तकलीफ, ना कोई डर, न पहले था न अब भी है। अब अगर ईरान के पास इतनी ताकत होती कि वो अमेरिका को डायरेक्ट हिट कर सकता तो वो कर लेता, लेकिन चूंकि वो नहीं था तो उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट इन द रीजन उनको खासा नुकसान पहुंचाया। तो इट इज नॉट डेफिनेटली इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इजराइल ऑब्वियसली। लेकिन सर सवाल अभी ये पैदा हो रहा है, याद साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर वापस आएंगे तो मैं तारड़ साहब से ये सवाल उठाऊंगा उनके सामने कि इन मुज़ाकरात को जो है वो सबोताज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसराइल जो है वो स्पॉइलर है इस सारे मामले में, तभी ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तारड़ साहब, यही क्वेश्चन के मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो रहे? पाकिस्तान की कोशिशें आपके सामने हैं, पाकिस्तान की सालसी आपके सामने है और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो इसको एडमिट भी करते हैं, इसकी तारीफ़ भी करते हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की और वज़ीर-ए-आज़म की कि उन्होंने उनकी जो कोशिशें हैं वो बड़ी जो है वो मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मामला जो है वो हल नहीं हो पा रहा। लोग ये कह रहे हैं, ख़बरें ये आ रही हैं कि इजराइल जो है वो ये नहीं चाहता, जैसे अभी याद साहब ने कहा और पूरी दुनिया कह रही है कि ये जंग इजराइल की थी, अमेरिका की नहीं थी। तो इजराइल नहीं चाहेगा कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों या कोई एग्रीमेंट हो। देखिए, इस वक्त इस जंग को इसके स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा हैं, अब बहुत, और स्पॉयलर्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ऑफ कोर्स ये मैं एग्री करूंगा, बीबी नेतन्याहू ने जो आके ये प्लान दिया कि आप आएंगे 2 दिन में जंग खत्म होगी, यहाँ इजराइल की एम्बेसी खुलेगी, हरमूज पे हमारा कंट्रोल होगा और आप वापस चले जाएंगे तमगा लेके, यहाँ से आपको मिड टर्म इलेक्शन में काम आएगा। लेकिन इस वक्त इसके स्पॉयलर्स कौन कौन, मैं उनकी तरफ तवज्जो देना चाहूंगा। हरमूज, आबनाए हरमूज के तेल की रुकावट की वजह से बड़े लोगों ने पैसा, बड़े कंट्रीज पैसे बना रहे हैं, इसमें स्पॉयलर्स मौजूद हैं। इसमें ना सिर्फ इजराइल सरे फहरिस्त है, भारत भी उसका हिस्सा है, बल्कि उसमें सबसे बड़ा जो इसमें पैसे बनाने वाला वो रशिया है, क्योंकि उनके तेल से पाबंदी उठा ली गई है और इस वक्त उनका तेल बिक रहा है। दूसरा, आपने देखा होगा, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस अमेरिका के अंदर ऐसी लॉबीज मौजूद होंगी जो जंग चाहते होंगे हरमूज बंद रहे। अमेरिका के अंदर तेल पे बहुत पैसा बनाया गया है। तो दर हकीकत इस वक्त स्पॉयलर्स बहुत ज्यादा बन चुके हैं। ज़ायनिस्ट लॉबी ये चाहती है कि ईरान का मुकम्मल सफाया किया जाए, बल्कि हमारे कई मुस्लिम ममालिक ये चाहते हैं कि ईरान का मुकम्मल सफाया किया जाए। और अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये आने वाले दिन बताएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, आखिरी पॉइंट ये है
ये सिर्फ जंग ईरान की जंग नहीं थी। ये देखें, वेनेजुएला से तेल कहाँ जाता था? चाइना जाता था। ईरान से तेल कहाँ जाता है? चाइना जाता है। तो दर हकीकत अमेरिका और चाइना भी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो अगर फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्टें पढ़ी जाए तो वो टारगेट दर हकीकत डायरेक्ट अमेरिका चाइना आमने सामने है। तो उसमें फिर आपने देखा कि किस तरीके से चाइना की टेक्नोलॉजी, रशिया की सपोर्ट, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे जिस तरीके से भी, वो भी खुल के सामने आए हैं। ईरान ने इसमें रोल अदा किया, डिलीवर तो वही करते रहे, लेकिन दर हकीकत ईरान की जंग एक लेबॉर्टरी थी। इसके अंदर बड़े बड़े नए प्रोजेक्ट, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, नए नए आइडियाज को एक्सरसाइज किया गया है। तो मेरे ख्याल में स्पॉइलर काफी मौजूद हैं, लेकिन इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है। देखिए, गुडविल का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ है। पैसा सबसे ज्यादा किसका जाया हुआ है? अमेरिका का जाया हुआ है। हाँ, सारी दुनिया महंगाई के तूफान में पिस रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यूरोप के अंदर पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग चुकी हैं। और आप देख लें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखें पेट्रोल के हालात क्या है, प्राइसेस के। तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया सफर कर रही है, लेकिन अमेरिका एक्सपोज हुआ है। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा नुकसान इसमें अमेरिका का हुआ है। और मेरे ख्याल में वो इस वक्त अमेरिकन, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट, बल्कि अमेरिकन डीप स्टेट, बल्कि पेंटागन भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई फेस सेविंग मिले ताकि इस जंग से जान छुड़ाई जा सके। पाकिस्तान का रोल रिमार्केबल, सबसे ज्यादा विनर इसमें जो मैंने देखा है बगैर किसी जंग के, वो मेरा वतन अजीज पाकिस्तान है। एक साल के अंदर दूसरा मास्टर स्ट्रोक, पहले बुनियादुल मरसूस और जी। दूसरा इस वक्त दुनिया के हर कैपिटल में पाकिस्तान का नाम, हर पाकिस्तान का जरीदे, नाम है। हर चैनल पे पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान के नाम में बिल्कुल ठीक। या साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल सर, अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। नो डाउट उसमें इंडिया भी शामिल है, और ये फितन तो खारिज जो दहशतगर्द हैं केपी के अंदर आप सूरत हाल देखें कि क्या डेवलप हो रही है। तो क्या पाकिस्तान जो है आलमी दुनिया के साथ मिल के कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई कर सकता है कि जिससे इन दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा हो सके सर? देखिए, ये किस्सा बहुत ही गंभीर है। ये आपके चंद मिनटों में तो इसका न सवाल न जवाब हम निकाल सकते हैं, जी जी। ना इसकी पॉसिबिलिटी है। सिर्फ ये कहूँगा कि इस मसले का हल लड़ाई में नहीं है। अगर इस मसले का हल लड़ाई में होता तो अमेरिका और नेटो, ये दोनों कुव्वतें मिलके, तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत यही थी। वो अफगानिस्तान में थी, उन्होंने अफगानिस्तान में पैसा भी लगाया, बंदे भी अपने मरवाए, लेकिन 20 साल के जंग के बावजूद भी वो जंग जीत न सके, सारे तालिबान को न मार सके, और शिकस्त खुर्दा होके दोनों, नेटो भी और अमेरिका भी, वहां से निकल गए। तो अगर उससे हम सबक सीखे तो बेहतर ये होगा कि इस मसले को अफगान तालिबान के साथ और आपके जो टीटीपी है उनके साथ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर लो जो आपके लिए मसला हल कर सकते हैं। आपके मुल्क के अंदर बहुत स्टालवार्ड्स है जो मसले को हल कर सकते हैं, और वो दोनों तरफ लेकिन सर acceptable है। एयाज साहब, मैं तो- थोड़ा सा यहाँ पे एक नुक्ता उठाऊंगा सर कि पाकिस्तान ने तो बड़ी कोशिश की, मुज़ाकरात की भी, पाकिस्तान ने बड़ी नहीं। कोशिश की, मेज़बानी भी की सर, सब कुछ किया, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। नहीं, देख, वो जो तरीका हमने इख्तियार किया था बातचीत का, उसमें मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ, अभी कहता हूँ कि वो तरीका सही नहीं था। आप उन लोगों को इस्तेमाल क्यों नहीं करते जो आपके लिए हल कर सकते हैं। अब आज के दिन, आई डोंट नो आपको मालूम है नहीं मालूम, आज के दिन सराय नवरंग बनू से 15-20 किलोमीटर के फासले पे है, उसके अंदर बम फटा है, कोई 15-20 लोग मरे हैं और जी। कोई शायद 25-30 जख्मी हो जी। गए। और उससे एक दिन पहले बनू में क्या हुआ था। ये तो धमाके, वहां जो कुछ हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि अफगानिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं, अफगान इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे शायद, लेकिन ज्यादातर लोग आपके अपने हैं इस मसले में। हम ये नहीं समझते, हम आसान तरीका ढूंढते हैं इसे जान छुड़ाने के लिए कि जी इसके लिंक वहां मिलते हैं। भाई अगर वहां मिलते हैं लिंक, तो आपके अपने लोग उनके साथ क्यों शामिल है? आपके अपने लोग क्यों आपसे बेजार है कि उनकी मदद कर रहे हैं, आपके खिलाफ लड़ रहे हैं? ये बहुत गंभीर मसला है। खुदारा इसको जो सुनने वाले हैं जरा सीरियस अटेंशन इसको दे दे,
और इसका हल सिर्फ बातचीत के जरिए है। तो बंदूक के जरिए न कोई मसला किसी ने हल किया है न हो सकता है, वरना आप शुरू कर ले जंग अजीम 1 से 2 से और बाकी जो रीजनल जंगें हुई है उसमें कहीं पे भी जंग के जरिए तो बंदूक ठीक है के यार जरिए साहब, मसले हल हुए। आपका सर नुक्ता आ गया, लेकिन सवाल फिर वहीं पे आता है कि क्या जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो सकती है? ये बड़ा अहम नुक्ता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।